प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जेके फ़ैसिला धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु तय आहे त ईरान जी क़ौम फ़ैसिलो कयो आहे त इज़राइल सां यानी कि जंग उन्हनि जोड़ी आहे, पर इन जंग जा असरात केसिताईं पवंदा ऐं ख़ासि तौर ते पाड़ेसरी मुल्क जेके बि आहिनि उन्हनि ते उनजा असरात छा थींदा, आलमी दुनिया ते असरात छा थींदा, तेल जी जेका महांगाई आहे उहा किथे पहुचंदी, तेल केतिरो महांगो थींदो। इन सां गॾोगॾु ईरान हिकु अहिड़ो इस्लामी मुल्क आहे, इस्लामी मुल्कनि जा जेका तालुकात अमरीका सां ऐं इसराइल सां कहिड़ी रीति थींदा, पाकिस्तान जो मौक़िफ़ छा हूंदो, इहे वॾा अहम सवाल पैदा थियनि था। पर तय आहे त G7 कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रम्प पहुतल हुयो ऐं उन इहा कॉन्फ्रेंस अध में ई छॾे करे अमरीका वापसि वियो ऐं हुन चयो त हितां वापसी जेका जहाज़ में हुन ॻाल्हि ॿोल कई उन में वाज़े तौर ते पैगाम ॾिनो त वॾी अहम हिन वक़्तु सूरत हाल आहे ऐं मुंहिंजो वापसि वञणु ज़रूरी आहे ऐं पहुचणु बि ज़रूरी आहे। पर अॼु ॾिठो वियो त अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प जेके पंहिंजे कोर्ट ते फ्लैग लॻाया हुआ उहे वॾा अहम हुया, मथां अमरीका जो हुयो। कैनेडा ऐं अमरीका जो फ्लैग वाज़े तौर ते नज़र पियो अचे। छा इहो कैनेडियन खे मैसेज हुयो जेका पहिरियां डोनाल्ड ट्रम्प ॻाल्हि करे चुका आहिनि त हू दिलचस्पी रखनि था त कैनेडा बि अमरीका जो हिकिड़ो स्टेट थिए ऐं गॾिजे। अमरीका वाज़े तौर ते इहो बि छा मैसेज इन जे थ्रू ॾिनो। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त इन जेका G7 कॉन्फ्रेंस हुई, समिट हुयो, उन में छिकताण बि थी जेका आसान सिंधी में चऊं, ख़ासि तौर ते अमरीकन प्रेसिडेंट जी ब्रिटिश ऐं ख़ासि तौर ते ॻाल्हि कजे त उहे मुल्क जेके इन में शामिलु हुया उन्हनि जे साम्हूं केतिरा ई एतिराज़ात ऐं कावड़ ऐं रंजिश जो इज़हार बि कयो डोनाल्ड ट्रम्प। ख़ासि तौर ते फ्रांस जे हवाले सां अगरि कजे त उहो बि वॾो अहम हुयो। नरेंद्र मोदी जेको हिंदुस्तान जेको वाज़े तौर ते हिंदुस्तान जी जेको सीज़ फायर करण में पाकिस्तान जी जंग खे रोकण में डोनाल्ड ट्रम्प जो वॾो अहम हथु हुयो, उन में बि नरेंद्र मोदी ऐं ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान जी मीडिया हिन ॻाल्हि खे वॾो ज़ोर ॾिनो त अॼु जेका मुलाक़ात थींदी उहा वॾी अहम हूंदी, पर मुलाक़ात न थी सघी। इसराइल ते जंग मारण जो जेको फ़ैसिलो हिन वक़्तु नज़र अचे पियो, यानी कि अमरीका किथे न किथे इहो सोचे पियो त जेके जोहरी ठिकाणा आहिनि उन्हनि ते जेको आहे सो बमबारी कई वञे। पाकिस्तान फ़ैसिलो कयो आहे त फौरी तौर ते तमामु पाकिस्तानी वापसि अचनि, जेके अचनि बि पिया। हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तानी सफ़ारती अमले खे बि वापसि घुराइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ईरान ऐं इसराइल जी जंग खां पोइ ख़ासि तौर ते अमरीका अगरि हिन जंग में वञे पियो त हिन जा असरात छा पवंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आलमी सूरत हाल खे ॾिसंदे जेका मुल्क में तहरीक हलाइण जो फ़ैसिलो कयो हुयो हुकूमत जे ख़िलाफ़ु, उनखे 2 हफ़्तनि जे लाइ मुअतल कयो आहे। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान बुलंद खान जुनेजो साहिबु आहिनि, तर्जुमान आहिनि सिंध हुकूमत जा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। अवां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। GR बलोच साहिबु आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि ऐं जेको आहे सो आलमी मंज़रनामे ते घेरी नज़र आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अवांजी बि वॾी महिरबानी। अवां सां मौजूदु आहियो। अज़ीम मियां आहिनि, मियां अज़ीम साहिबु जेको आहे सो सीनियर रहनुमा आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा, उहे बि असां सां मौजूदु आहिनि, अवांजी बि वॾी महिरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां थोरी देरि में असांखे सर बुलंद खान जॉइन कयो अथई। सर बुलंद खान साहिबु बि जॉइन करे चुका आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, अवांजी बि वॾी महिरबानी। GR बलोच साहिबु, सभ खां पहिरियों मां अवां ॾे ईंदुसि, कीअं पिया इन मंज़रनामे खे ॾिसो, ख़ासि तौर ते जेका कैनेडा जे अंदरि जेका समिट हुयो G7, उन मां डोनाल्ड ट्रम्प जो वापसी ऐं उनजो बयानु, पोइ चइजे त हाणे जेका सूरत हाल नज़र अचे पई चंद कलाकनि खां पोइ, अलाह न करे त का ख़तरनाक सूरत हाल किथे बि इंसानियत जो क़तल थिए, असां उन जे हक़ में न आहियूं। हे त ईरान आहे, पर ॿिए हंधनि ते बि पाकिस्तानी ऐं बिलख़ुसूस सिंध जा रहंदड़ माण्हू हमेशह इंसानियत ते यकीन रखंदड़ माण्हू आहियूं। असां सम्झो पिया त वॾो नुक़सान जे तरफ़ वञे पई आलमी दुनिया। जी हाँ मुग़ल साहब, ॾाढे अफ़सोस सां ऐं ॾाढी हिकिड़ी भारी दिलि सां चवणो पए थो त जंहिं तरह सां जेका वर्ल्ड जर्नलिज़म जो उहो प्लान सालनि खां हले पियो, बल्कि ॾहाकनि खां हले पियो,
उनखे हुननि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट कयो आहे, जंहिंमें 6-7 जेके मुसलमान मुल्क हुआ जिन में इस्लाह हुयो, जिन्हनि में ताक़त हुई, जिन्हनि में ऑर्गेनाइजेशन हुई, जंहिंमें स्टेट हुई, उन्हनि खे उन्हनि हिकु करे ख़तमु करे छॾियो। आख़िरी उन लिस्ट में ईरान बचियल हुयो। उन लाइ नतनयाहू जहिड़ो उन्हनि खे हिकिड़ो जंगी जुनूनी मिली वियो आहे ऐं हुनखे इहो टास्क ॾिनो वियो आहे त यू हैव टू फिनिश दिस जॉब। ऐं ईअं लॻे थो त हू मुकमिल डेडिकेशन सां उहो टास्क कंप्लीट करे पियो थो। ऐं जेके उहे ताक़तूं उन्हनि खे हाणे डिफाइन करणु मुश्किल आहे, छो इन लाइ वॾी बहस जी ज़रूरत आहे। उहे मूंखे ईअं कम अज़ कम मुंहिंजी असेसमेंट इहा आहे त मुकमिल तरह सां बीठियूं आहिनि ऐं इंतज़ार में आहिनि त जीअं ईरान जी हिमत अञा कमज़ोर थिए। इहो ईअं आहे जेके ॿिया भगड़ हूंदा आहिनि थोड़ा कमज़ोर, उहे इंतज़ार में हूंदा आहिनि त शिकार हेठि किरे त असां हुन ते मेड़ कयूं। एग्ज़ैक्टली ईअं पियो थो थिए त ईरान जी हिकु करे जेका ताक़त आहे, अंदरूनी जेका विढ़ण जी ताक़त, ऑर्गेनाइजेशन जी ताक़त, स्टेट जी ताक़त, जीअं हिकु करे इराक जी तोड़ी वई हुई ऐं तबाह कई वई हुई, जीअं सीरिया जी कई वई हुई, जीअं लीबिया जी कई वई हुई, कंहिं ताईं यमन जी बि उनमें बि हिननि जा इहे ताक़तूं हुयूं, सोमालिया जी, सूडान जी। अनफॉर्चुनेटली ईअं लॻे थो तव्हां ईरान जो नालो हटाए छॾियो त को बि हिन मुल्क जो नालो तव्हां वठो त उहो ई मंज़रनामो नज़र थो अचे पियो। ऐं ॾाढे हिकिड़े गहरे अफ़सोस वारे दिलि सां चवां थो त ख़ामोशी आहे इस्लामी मुल्कनि तरफ़ां, ख़ामोशी आहे सो कॉल्ड अमन जे जेके अमन पसंद पब्लिक ओपिनियन आहे वेस्ट जो, जेको आज़ादी पसंद आहे, जेको उसूल परस्त आहे, जेको इहो चवंदा हुआ उहे ताक़तूं त हीअ हिकिड़ी उसूल जी दुनिया आहे, इहा दुनिया जेका असां रूल बेस्ड हलायूं था। देयर इज़ नो रूल फॉर मुस्लिम्स, देयर इज़ नो रूल फॉर ईरान। The only thing they want to speak to the poor people of Islamic Ummah is with their guns by splitting their bloods. इन्हनि सब कुछ कयो आहे ग़ज़ा में, पंहिंजा मुकमिल तरह सां हथ ॿोड़े नाहक मासूमनि जो खून सां। हाणे वरी उहो ई हथ जेके आहिनि मनहूस हुन जा खणी जेको नतनयाहू ईरान जे मासूम ॿारनि खे जेको क़त्ले आम करण आयो आहे, उहो क़त्ले आम जारी आहे। ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे असांखे सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करे सघूं था तव्हां ऐं असां, हाणे त ॻाल्हियूं करण बि ॻाल्हि आहे ख़तमु थी वियो आहिनि, दिलि बि कोन थो चवे, लेकिन मजबूरन इहो चवणो पए थो, वक़्त जो आवाज़ उथारणो पए थो। त मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त जेकॾहिं हिन में शिकस्त थी इस्लामिक उम्मा खे, जेकॾहिं ईरान ईअं ॿुॾी वियो जीअं इराक ॿुॾी वियो, जीअं सीरिया ॿुॾी वियो, त ईंदड़ काफ़ी सारा नस्लनि ताईं को बि मुसलमान गर्दन अॻियां खणी फ़ख्र सां हली कोन सघंदो, गर्दन झुकाए बीहणो पवंदो, उन्हनि जी मर्ज़ी सां हलणो पवंदो। छा अहिड़ो मुस्तक़बिल असां सभिनी खे क़बूल आहे? इहो सवाल मां छॾियां थो ऐं तव्हां भली ॿियनि महिमाननि खां पुछो। बिल्कुलु सर, अवां बि गॾु आहियो असां सां। मां वञणु चाहींदुमि मियाँ साहब रहनुमान मुस्लिम लीग नून जा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बड़े जज्बाती अंदाज से जी आर बलोच साहब ने भी जो बात की है, आप इत्फाक करते हैं कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें इस खित्ते के अंदर जो ममालिक जिनके नाम लिए उन्होंने, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वेस्ट ने, अमेरिका ने और ख़ास तौर पे इसराइल ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया है, एक बात कही जाए तो अब आने वाले वक्त में लग रहा है कि जो नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रही थी कि हमें जो ख़तरा है वो ईरान के बाद पाकिस्तान से है, तो अब तो सर ईरान तक तो वो आ गया है। अल्लाह ना करे, पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर मुल्क तो है, मगर उसके साथ साथ सर इसके असरात बड़े दुनिया पे तो पड़ेंगे, हमारे ऊपर बड़े ख़तरनाक असरात पड़ेंगे। मियाँ साहब जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, दोबारा बताएं। जी सर, मैं बड़ा अहम सवाल था, मैंने कहा जी आर बलोच साहब ने जो जज्बाती अंदाज से बताई बात कि इसराइल ने और जो है वेस्ट ने मुख्तलिफ ममालिकों पे, अमेरिका ने भी जंगे कर सफ़ाई हाथी से उनको मिटा दिया और ईरान भी अब उस तरफ जाता हुआ उनको नज़र आ रहा है। इनके असरात आलमी सतह पे क्या पड़ेंगे, मगर हमारे ऊपर जो असरात पड़ेंगे उनके लिए हमने क्या तैयारी की है और हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी
आपकी नज़र में, हमारी नज़र में क्या होनी चाहिए? देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया ईरान के मुतल्लिक, देखें ईरान का आपको याद है कि 11 साल ईरान और इराक की जंग जारी रही और इराक की तरफ अमेरिका बैठा हुआ था। वो अमेरिका ने ही 11 साल जो थी और 11 साल से ज्यादा फिर वो जंग रही और वहां पे अमेरिका था और इस तरफ ईरान ने वो जंग 11 साल अमेरिका का मुकाबला किया था। तो उस वक्त भी आप देखें कि वो अमेरिका वो जंग जीत नहीं सका था। तो उसके बाद फिर अमेरिका की जो फितरती तौर पे उसने उसी इराक के खिलाफ जो कार्रवाई की, फिर कुवैत के ऊपर हमला करवाया, फिर उसके बाद उसने दोबारा इसी तरह के इल्जाम जो इस वक्त ईरान के ऊपर लग रहे हैं उस वक्त इराक के ऊपर लगा के एटमी सारी सर्वे शुरू करवाए कि जी वो इराक भी एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बहाने से इराक की हुकूमत वहां पे चेंज की और जो इराक में इन्होंने किया था वही ईरान में करने की इनकी कोशिश है, वही इनकी ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश अब पूरी नहीं होनी। और जहां तक ईरान का देखें, ईरान जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मोदी ने ये गलती की थी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, इसी तरीके से इनको चाहिए था कि मोदी का एक्सपीरियंस इनके सामने था चंद दिन पहले का, तो इनको भी ये चाहिए था इसराइल को कि वो एक्सपीरियंस सामने रखते हुए ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो ज्यादती हो रही है इसका कहीं ना कहीं तो अजाला होना है और कहीं ना कहीं ये तो ब्रेक लगनी है। आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री देख लें कि जब से ये दुनिया बनी है, आप G7 की बात कर रहे थे, तो जाहिर बात है दूसरी कौमें तो मुत्तहिद हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि OIC का इजलास बुलाना चाहिए सब मुसलमानों को मिलकर, और OIC का इजलास इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जरूरी, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया हमें जो एज ए मुसलमान है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान को देख रहे हैं कि OIC का इजलास जो है वो बुलाना चाहिए। और अगर ये OIC का इजलास ना बुलाया गया, वहां पे हमने सख्त फैसले ना किए। MBS के तो आपने बयानात, आपने सऊदीया की बात की, MBS के तो सिर्फ बयान की हद तक बातें सामने आ रही है ना। मोहम्मद बिन सलमान की जो है उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि अमेरिका भी इस जंग की तरफ आए, और वही हुआ कि अब जो अमेरिका जो इस वक्त बात कर रहा है उसमें लग ऐसे रहा है कि अमेरिका भी अब इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। नहीं, ऐसी देखें, अमेरिका इस जंग में आए, अमेरिका पहले ही इस जंग में मौजूद है। अमेरिका ने ही इसराइल को इजाजत दी है। इसराइल अमेरिका के बगैर ये हमला नहीं कर सकता था। इसराइल अमेरिका के कहने के ऊपर ही उसने किया है, और अमेरिका ने दोनों तरफ देखा है कि देखते हैं 2-4 दिन आगे जाके देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। अब जाहिरी बात है कि इसराइल जो है वो दूसरा अमेरिका है या इस खिते के अंदर, और अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको इसराइल ही देखता है सारी चीजों से। तो जाहिर बात है जब उनको ये बात नजर आएगी कि इसराइल इस खिते के अंदर ये हमला करने के बाद उसकी जो दुनिया के सामने उसकी जो दफाई चीजें हैं वो सामने आनी शुरू हुई हैं, तो जाहिर बात है जहां पे हार उनको नजर आएगी तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो वहां पे जरूरी होगी। लेकिन ये अगर कहना कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, अमेरिका पहले भी इन्वॉल्व था। अमेरिका गजा के अंदर जो कुछ हुआ है वो अमेरिका की मर्जी से हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो नाम है वो एक सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर एक पंचायत बैठा के रखी हुई है हमने, और वहां पे फैसले भी वो अपने करवाते हैं। और वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आप देखें वहां पे भी ताकत का कानून है, जिसके पास ताकत है वो पंचायत भी उस तरफ जाती है। तो गुजारिश ये है कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान के अंदर हम एज ए पाकिस्तानी, इस जो हमारी गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने पिछले दिनों जब 4 मुल्कों का दौरा किया तो वो ईरान में भी गए, तो हमने तो ईरान की भरपूर सपोर्ट का वहां पे इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमने उनके एटम बम की जो वो बनाने के लिए जा रहे हैं, एटमी ताकत बनने के लिए वो जा रहे हैं, हमने तो उसकी भी हमायत का ऐलान किया वहां पे बरमला, बगैर किसी डर और खौफ से। और इसी तरह की स्टेटमेंट जो है मैं ये समझता हूं
कि इस वक्त OIC का इजलास सबसे जरूरी है, और इस वक्त जहां पे हम अल्लाह के घर जाते हैं, जो वहां पे हुकूमत बनी हुई है, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त मुसलमानों को देखना। अगर ईरान यहाँ पे नाकाम होता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान नाकाम होंगे। और मैं ये समझता हूं कि इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। इसराइल की बहुत बड़ी गलती है कि उसने ईरान के ऊपर हमला किया है, और मुसलमानों के लिए भी मैं ये समझता हूं इस वक्त बहुत अच्छा मौका है गजा का बदला लेने के लिए। और कोई आलमी जंग, बिल्कुल ये डरपोक लोग हैं, हमें सिर्फ इकट्ठा होने की, मुत्तहिद होने की जरूरत है, और ये लोग वापस चले जाएंगे और ये फिर दोबारा सोचेंगे कि हमने ये गलती की है। बिल्कुल मियां साहब साथ ही रहेगा। मैं स्टूडियो में बुलंद खान जुनेजो साहब हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, वॾी महिरबानी बुलंद खान जुनेजो साहब। अगर तव्हां उर्दू में जवाब ॾियो त वरी साईं बि सम्झी सघे, छाकाणि त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा वॾी अहम आहे। अवां जी पार्टी की पिया सम्झो सर, अगर ही जेका आलमी जंग थी वञे तो आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जो इस वक्त चाइना कह रहा है कि दुनिया में अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं, कई बादशाह आए और वो चले गए, वो बरकरार नहीं रहे, चीनी सदर फरमा रहे हैं, तो वाकई ऐसा है कि अमेरिका के बगैर ये पूरी दुनिया चल सकती है? क्योंकि इस वक्त डोमिनेट तो पूरी दुनिया पर अमेरिका है। देखिए, सबसे पहले तो बलोच साहब ने भी एक बात की, उसके बाद मियाँ साहब ने भी एक बात की कि बड़ा अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि हम सब जितने भी इस्लामी ममालिक हैं अभी भी अपने डिफरेंसेस अलग नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ये जो इजराइल का हमला हुआ है ईरान पे, ये कोई ईरान पर हमला नहीं है, ये मुसलमान उम्मत पर हमला है। ये बिल्कुल बात बलोच साहब ने भी सही की, मियाँ साहब ने भी सही की। और ये वो वक्त है कि हम सब इस्लामिक जितने भी मुल्क हैं वो सब यूनाइट होके इस मसले को फेस करें। और सबसे पहले उसमें जो स्टेप है वो यही है कि OIC का इजलास कॉल करना चाहिए। कुछ मुल्कों ने जाहिर सी बात है ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल में मदद की बुलाने की, जिसमें इजलास बुलाने की, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था, तो उस बात को भी इधर करना चाहिए। और जंग में जो नुकसानात हुए हैं, ख़ास करके ईरान के सिविलियंस तकरीबन 224 लोग शहीद हुए, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। तो जंग में तो जाहिर सी बात है ऐसी ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जानों का नुकसान होता है। इसीलिए मुसलमान उम्मत को ये भरपूर कोशिश करनी चाहिए एक होने की, और वेस्टर्न ममालिक पर, इजराइल पर प्रेशर डालने की कि वो सीज़ फायर कराएँ, ख़ास करके अमेरिका पे। आपका जो सवाल था कि अमेरिका के बगैर, देखिए इस जंग में जो करंट सूरत हाल है उसमें अमेरिका का किरदार बहुत अहम है। इस वक्त दो तरीके से ये जंग मेरे हिसाब से ख़त्म हो सकती है, वरना तो जाहिर सी बात है इस जंग का बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 भी इस जंग से इस टाइम हो सकती है। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उस दिन कहा कि इसमें आलमी जंग भी हो सकती है इस मामले को लेके, और उस चीज़ की परेशानी यकीनन पूरी दुनिया को है, सिर्फ हमें नहीं है। लेकिन रीजनल स्टेक होल्डर होने की वजह से उस रीजन में हम भी हैं जिस रीजन में ईरान है, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है जो डिफेंस के सारे रीजन के बैलेंस है वो आगे पीछे ज़रूर होएगा इस जंग की, जैसे जो पूरे खित्ते को तकलीफ दे सकता है। एक बड़ी अहम सूरत हाल पैदा हो रही है। अगर देखा जाए तो इसराइल भी ये कह रहा है कि इनके पास जोहरी न्यूक्लियर पावर की तरफ ईरान जा रहा है, अमेरिका ने भी यही कहा, मगर अभी थोड़ी देर पहले ईरानी सदर ने कहा कि हम जो है अपना ये प्रोग्राम जारी रखेंगे, इससे जो है हम कभी भी हाथ पीछे नहीं कर सकते। तो ये तो तय हो गया कि अमेरिका और इसराइल जो चाह रहा है और ईरान ने दो टोक जवाब दिया, तो ये बात जाएगी किस तरफ? देखिए, ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया हुआ है, जो बेसिकली न्यूक्लियर के जो यूज़ है या न्यूक्लियर को यूज़ फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उसको बेसिकली उसके फेवर में नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि यही मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ऐसी ट्रीटीज़ वेस्ट बनाता भी है और वो उस पर इसराइल ने साइन नहीं किया। इसराइल ने साइन नहीं किया, ये भी देखें, ईरान ने साइन किया हुआ है, इसराइल ने साइन नहीं किया हुआ है। और यही अफसोसनाक बात है कि इसराइल जो है उसको इंसानियत को मारने का, खास करके मुसलमानों को मारने का कोई लाइसेंस दिया हुआ है वेस्ट ने, कि वो हर जगह जाके, कहीं भी जाके
मुसलमानों के बच्चों को, औरतों को मारे और हम सब देखते रह जाएं, और अगर ऐसी कोई गलती हम अपने दुश्मनों के साथ कर दें तो हमारे लिए सैंक्शंस भी लग जाते हैं, हमारे लिए हर हिसाब किताब जो है वो खुल जाता है। मैं पहले ये बात कर रहा था कि दो तरीके हैं जिस तरीके से ये सीज़ फायर अमल में आ सकता है। एक तो ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार इसमें हो सकता है, लेकिन आज के उसके बयान से मुझे लग रहा नहीं है कि हम शायद उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले सीज़ फायर की बात कर रहा था, अब वो एक मुस्तकिल हल की बात कर रहा है। जो सीज़ फायर, और उसे वापस सवाल जब किया गया कि आप सीज़ फायर की ही बात करें, तो उसने जवाब में वापस यही दिया कि मुस्तकिल हल की बात कर रहा हूँ। तो अब उसके मुस्तकिल हल का मतलब क्या है, ये तो आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में ही पता पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इजराइल के लोगों ने कभी भी अपने ऊपर बम गिरते हुए नहीं देखे हैं। उन्होंने गाजा के ऊपर बम गिरते हुए देखे हैं, वेस्ट बैंक के ऊपर भी गिरते हुए देखे हैं, लेबनान के ऊपर भी गिरते हुए देखे हैं, लेकिन अपने ऊपर, अपने सिविलियंस पर, अपने ऊपर उन्होंने कभी बम मिसाइल गिरते हुए नहीं देखे हैं। अगर ईरान अपनी यही मिसाइल्स मारने की कुव्वत जारी रखता है और वो डिमिनिश नहीं होती, तो हो सकता है कि इजरायली अवाम खुद इस सारे मामले के खिलाफ भी नेतन्याहू के रोडों पे तो है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत से एहतजाज से पहले भी चल रहे थे, और नेतन्याहू उनकी इस पॉलिसी से सिर्फ यहूदी इसराइली जो है, इसराइल में नहीं मगर वो दुनिया के जहाँ जहाँ रहते हैं वो उनके खिलाफ भी हैं। सर बुलंद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा अमल कि आज जो है PTI ने आलमी सूरत हाल को देखते हुए अपना जो एहतजाजी तहरीक है तो हफ्ते के लिए मुअत्तल की है। तो समझें कि ये आपको यही समझ में आ गया कि जी कशीदगी वाकई दुनिया में जो है इससे बड़ी कशीदगी तो आपकी तो नहीं हो सकती, जो कहें अंदरूनी मामला पाकिस्तान के, क्योंकि अब आलमी जंगें छिड़ गई हैं। तो इस आलमी जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई खारजा पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी जो इस वक्त PMLN लेके चल रही है वो बड़ी अच्छी है, पीपल्स पार्टी भी उसमें साथ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी है हम इख्तिलाफ नहीं रखते, क्योंकि मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमें एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी सियासी पार्टियां और लीडरान हैं वो एक ही मौक़िफ़ रखें इस मौजूदा सूरत हाल में। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब तक तो ठीक है, लेकिन एक ग्रैंड डायलॉग की इस सिचुएशन में ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन इस तरह नहीं रहेगी जो अभी हमें दिखाई दे रही या हमें नज़र आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आने वाले वक्त में ये जंग किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचेगी, और उसके बाद की सूरत हाल को कंट्रोल करना, टेकल करना और एक अपनी पॉलिसी मुरतब करना, उसके लिए कौमी ग्रैंड जरगा या ग्रैंड एक कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़ी पार्टियों के लीडरान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 120, 160, 180 तक की सीटें हमारे पास है कौमी असम्बली में, और एक बड़ी पार्टी होने की हैसियत से इमरान खान को नजरअंदाज करना इस अहम मौके पर, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक ग्लोबल वार की सूरत हाल इख्तियार कर रही है और वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी इशारा इस वक्त होने जा रहा है। कई जो हमारे तज्जियाकार हैं वो इस बात का भी का इजहार करते हैं कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, जो सियासी मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है ये तो होती रहेंगी। हम तो अभी भी इंतकाम का सामना है कि जबकि हम कोई सियासी रैली या कोई प्रोग्राम करते हैं तो पुलिस जो है वो चोरों के बजाय हमारे घरों के सामने खड़ी होती है, हमारे रैलियों के दाएं बाएं मोबाइलें लेके खड़ी होती है और हमारे लोगों को गिरफ्तार करना एक तो वतीरा बन गया है। लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि मगर बुलंद खान साहब आप इस वतीरे की बात कर रहे हैं, रिलीज करें या तो पैरोल पे उनको लेकर आए। यार थोड़ी आवाज कम कर दें, मेरी आवाज उन तक शायद नहीं जा रही है। सर बुलंद खान साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस आपके पीछे है, हम आलमी जंग में जा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। आज बड़ा अच्छा बयान था जिसकी मैंने ज़रा की, फिर अगर आपने छेड़ दिया है तो सुन भी लें। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे हैं,
वहाँ पे ओवरसीज PTI के जो कारिंदे हैं वो उन्होंने कल क्या गुल खिलाए हैं, हिंदुस्तानी मीडिया दीगर मीडिया उन्होंने दिखाया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पीछे पुलिस है, हमारे पीछे जो है हुकूमत ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है, दूसरी तरफ फिर आपके ही सफ़ों से जो लोग हैं आलमी सतह पर जो है हमें रुसवा करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। फिर आप देखिए ना, ये बात तो बिल्कुल आया है कि PTI का कोई ऑफिस बैरियर अपने किसी पाक अफवाज के किसी भी ओहदेदार के न तो खिलाफ है, न अपने इदारों की हम तहजीब कर रहे हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंटली लोग या हमें क्या पता नून या पीपल्स पार्टी के वहां वर्कर होंगे जो PTI के खिलाफ साजिश कर रहे होंगे या कोई और लोग हैं, PTI के लोग इस तरह पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, रिहाई के मूवमेंट चला रहे हैं, हम पे गोलियां बरसा रही है, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का, हमारे 25 से 30 से ज्यादा हमारे 24 नवंबर में लोग शहीद हुए, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं जी। हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। हमारे साथ क्या नहीं हुआ, हम फिर भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमारी नियतों में शक करना ये शक नहीं है। ये चीजें जो आप बयानिया बना रहे हैं मजलूमियत वाला, मैं उससे और आपके कारकुनान तो चलो कोई ना कोई आपसे सहमत होगा कि जी आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर जो चीज़ें नज़र आती हैं वो इसे बरस होती हैं, वो आपको नज़र क्यों नहीं आती? कल का जो वाक़या है अगर देखा जाए तो वो काबिल मुज़म्मत नहीं है। एक बड़ा सर मैं आपकी तरफ मैं आ रहा था जी सर, अगर आप उस पर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो नहीं मैं नहीं करना चाह रहा था सर, मैं उस तरफ नहीं जा रहा था, मगर मैं आपको उधर ही आना चाह रहा हूँ। आपकी हमें राय बड़ी अहमियत की हामिल है हमारे लिए। फिर आप कीजिएगा। जी मैं आपकी तरफ भी आ रहा था। मैं उनको इसी तरफ इसीलिए लेके गया कि ये एक तरफ तो उन्होंने अच्छी बात की है कि जी वक्ती तौर पर उन्हें मौखर किया है, दूसरी तरफ जो ये मामला चल रहे हैं उसकी तरफ। जी आर बलू साहब, मैं आपकी तरफ भी आ रहा था। मुझे आप ये समझाइएगा कि सर जो बुलंद खान जुनेजो साहब फरमा रहे थे कि अब तो जो रद्द-ए-अमल जो ट्रंप ने दिया है, ट्रंप के रद्द-ए-अमल के बाद कोई अब बाकी तो चीज़ नहीं बचती। आप एक तवील तजुर्बा है आपका सफारत का, सफारत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, हमें अगर आप समझाइएगा। जी डेफिनेटली सफारत के दरवाजे खुले हुए हैं। इस हवाले से मैं बहुत सारे फोरम्स पे आपके जैसे प्रपोज कर चुका हूँ। नंबर 1 तो ये कि एक समिट OIC का इमीडिएट समिट, अर्जेंट समिट जो है वो बुलाया जाए, और साथ ही एक अर्जेंट जो मीटिंग है UN सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट समिट जो है मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द टर्म विद श्योर, और उसमें एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन अंडर द UN आर्टिकल 7 जो है वो पास करवाया जाए। आई एम प्रीटी श्योर कि उस रेजोल्यूशन को आपको तमाम दुनिया से सपोर्ट मिलेगी, मासवाए जो वो कंट्रीज जो कि इजराइल के पीछे खड़े, उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये OIC की जो समिट है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है और वो एक स्ट्रॉन्ग करती है कि अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं करती तो फिर अगला जो लाहेअमल है मुसलमानों का, मुसलमान मुल्कों का, OIC का, वो क्या होगा। देखिए कम से कम मैं ये कहता हूँ, कम से कम तो ये तो करें हमारे मुसलमान मुल्क के अपनी जो मिसाइल हुदूद है उनको तो न पामाल होने दे इजराइल से, कि उसके थ्रू तो वो ना आके ईरानी बच्चों को, माओ को, बहनों को मारे। ये तो ना करें कि यहाँ से जो अपने डिफेंस में वो भेजते हैं अपने वेपन न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो वहां से मिसाइल आ रहे हैं उनको रास्ते में रोकें। कम से कम इतना तो करें हमारे मुसलमान भाई, उनके ज़मीर को जगाना होगा, हमें बात करनी होगी, अपने इख्तिलाफात भुला देने होंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जब हम बात ईरान की बात कर रहे हैं और वो साहब कहीं और जा रहे हैं। I'm so sorry, I'm not a political person, but I'm very disappointed। बिल्कुल, मैंने भी इसी बात पे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं इसी बात पर फिर मैंने उस तरफ लेके गए तो कि जी हमें पुलिस पर, मैंने कहा आप उनकी मैंने अच्छी सराह की कि जी आज आपने जो एहतजाज मौखर किया। जी OIC समिट, UN सिक्योरिटी काउंसिल, SCO ने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास कर चुका है, ब्रिक्स भी बुलाया जाए। और एक और इम्पोर्टेंट जो प्रपोजल मैं देना चाहता हूं, जो अगर पहुंचता है कहीं तक, कि एक मुसलमानों की फॉरेन मिनिस्टर का डेलीगेशन जो दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल्स हैं, जो कि खासतौर पर वो जो कि इजराइल को कर रहे हैं, उन पे जाके बात करें उनके साथ कि मुसलमान अवाम की क्या सेंटिमेंट्स है। अब
कि हमारे आपके सेंटिमेंट्स को वहां पहुंचाए और उनसे कहूं कि ये आप इतनी बड़ी दरार जो है बीच में डाल रहे हो मुसलमान उम्मा और बाकी जो दुनिया उसके साथ, कि आने वाली पता नहीं अब कितनी और नस्लें हमें इसी नफरत का शिकार हो जाएंगी। लिहाजा आई थिंक चीजें बहुत जरूरी हैं। एक OIC समिट होना चाहिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल, और सबसे अहम यह है कि इमीडिएटली कोई मुसलमान जो अहम किस्म के मुल्क है, टर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, मिल के जाएं इन बड़े बड़े जो स्पेशली 500 जो कैपिटल्स हैं और उनको बताएं कि वहां पाक मुसलमानों की सेंटिमेंट्स क्या हैं, अवाम क्या चाहती है, अवाम अमन चाहती है, अवाम मुसलमानों की क्या चाहती है। जी.आर. बलोच साहब, MBS के बयानात आपके सामने हैं, खून खराबा ना हो, कहीं भी ना हो। जी.आर. बलोच साहब, MBS के बयानात आपके सामने हैं, रजब तैयब एर्दोगान के बयान आपके सामने हैं, UAE के हुक्मरानों के बयान आपके सामने हैं, तो आप कतर के जो है रहनुमाओं के और उनकी जो है क़यादत के बयानात आपके सामने पिछले कई हफ्तों से, तो समझते हैं कि उनमें कोई बात में वज़न है या सिर्फ एक चैनल की हद तक, मीडिया की खबर की हद तक जो उन्होंने डिप्लोमेसी वाला बयान दे दिया है। आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल वो ऐसा होना चाहिए, मगर वो वजह क्या है कि ऐसी चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही? ये जो क़यादत है, अरब क़यादत जिनका मैंने जिक्र किया, वो उस तरह से मुतहरक नजर नहीं आ रही। आप सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी, किसी और साहब? नहीं, मैं आपसे ही कर रहे हैं। जी, मुझसे कर रहे नहीं। देखिए, पहली बात तो है कि वी शुड एज वी आर टेकिंग ऑन फेस वैल्यू देयर फॉल्स नैरेटिव, तो हमें कोई असबाब नहीं कि हम अपने मुसलमान मुल्कों के लीडर्स को जो है वो उनके बयानात को किसी डाउट से देखें। मुझे बहुत पुख्ता यकीन है कि एर्दोगान what he's saying about Iran, he means it. What he says about India, he means it. तो मुझे कोई इसमें कतई कोई वाली बात नहीं है। सिर्फ ये कि एक इनर्शिया आ गया है, एक शौक आ गया है, एक खतरे की घंटी बज सब मुसलमानों को, क्योंकि हमें पता है कि सबकी कमजोरियां हैं, किसी की अंदरूनी कमजोरियां, किसी की बैरूनी कमजोरियां हैं। तो वो फिर ये कि आपको जिस तरह 1973 को हम की तारीख को देखना चाहिए कि उस वक्त भी शायद इससे बढ़ के कमजोरियां थी मुसलमान मुल्कों की, लेकिन क्या था, लीडरशिप थी। यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे शहीद, वहां पे किंग फैसल शहीद थे, इसी तरह से नासिर था, वहां पे कदाफी था, असद था। दिस काइंड ऑफ अ लीडरशिप हैज टू कम एंड ऑल ऑफ देम दे कैन राइज अप टू दैट। सो हम एज ए अवाम, हम एज अ मीडिया, वी हैव टू झंझोड़ify them, को झंझोड़ना होगा कि you are as great as your predecessors, you can be that great leader, and I tell you, तारीख का एक लम्हा आया है, तारीख फैसला दे रही है और देगी। तो I think this is what they need to remember, कि आज के इस तारीखी दौर में कौन क्या करता है, कौन क्या बात नहीं करता। तो आज तारीख में आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तमाम एम्बेसीज, पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो खड़ी हुई है इनके साथ, हमारी ईरानी बहन भाइयों के साथ, एंड इंशाअल्लाह वी विल नॉट लेट देम डाउन। थैंक यू। जी, मियां साहब, मैं आपकी जानिब मांगूंगा, पूरी कौम खड़ी हुई है, लीडरशिप खड़ी हुई है, अगरचे ईरान के अभी भी इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त आता है, तो क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार होगा कि हम अपनी बॉर्डर खोलें और ईरानियों को जो है वक्ती तौर पर जो है पाकिस्तान के अंदर हम पनाह दे सकें? आप समझते हैं PMLN और पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ऐवान में है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए आप लोग? देखें आफ्ताब साहब, वेरी गुड क्वेश्चन जी। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला मोदी साहब ने किया था ना, ये उसका पार्ट 2 है। ये उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट इसराइल ने किया है मोदी के जरिए पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान का रिएक्शन आया है तो उन्होंने फेज 2 अपना शुरू किया। तो ये तो जहां तक अब ईरान की आपका जो सवाल है, आपके सवाल का बिल्कुल हम देखें, हमारा हमसाया मुल्क ईरान है, हमने अफगानिस्तान की कितने सालों मदद की है और कितने अफगानी पाकिस्तान में रहे हैं। और ईरान का तो अभी हमारे खारजा डार साहब ने बकायदा स्टेटमेंट दी है, जो ईरान के जो हज करने के लिए तकरीबन कोई
20,000 लोग जो सऊदी अरब के अंदर हैं, हमने उनको कहा है कि हम वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में जितनी देर वो रह सकते हैं, और जिस तरीके से वो ईरान के अंदर जाना चाहते हैं, हमने तो अपने दरवाजे बिल्कुल खोले हैं उनके लिए। जिस तरीके से भी कोई भी मदद हमसे ईरान मांगेगा तो हम बिल्कुल पूरी कौम इस गवर्नमेंट के साथ है, फौज के सर साथ उसके लिए तैयारी क्या है? उसके लिए तैयारी क्या है? जैसे कि दुश्मन तैयारी कर रहा है, आप जो तैयारी इस वक्त यकीनन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है, सिपाही सलार जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो भी यकीनन एक कमान संभाले हुए हैं पाकिस्तान की सरहदों की और अफवाज पाकिस्तान की। मगर हमारी तैयारी क्या है अगर ये जो हमारे भाई ईरानी आते हैं जो कि मुश्किल हालात में होंगे यकीनन, तो उसके लिए तैयारी क्या है और इसमें क्या कुछ कर सकते हैं सर? देखें आफ्ताब साहब, हमारी तैयारी जो पाकिस्तान की तैयारी है, पाकिस्तान तो कई सालों से, कई दहाइयों से जंग इस खित्ते में जंग रही है। आपको पता है रशिया का सारा मामला हमने देखा है और ईरान इराक की जंग देखी है, और उसके बाद आप देखें कि इस खित्ते के अंदर जो हमारा हर वक्त पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जिसने हमेशा, आप देखें कि जो फलस्तीन में हुआ है तो फलस्तीन के लिए सबने दरवाजे बंद किए, और हमने फलस्तीन को में कहा था कि हम फलस्तीन के लिए भी तैयार हैं। ईरान के लिए जो हमारी तैयारियां बिल्कुल दफाई तौर पे, और जो पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट है और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर हम ये मशावरत का प्रोसेस भी हमारा जारी है कि अगर ईरान को जिस तरीके से भी, ये खाली ये नहीं है कि वहां से लोग आएंगे हम उनको यहाँ रहने के लिए जगह देंगे, हम हर तरीके की मदद करने के लिए ईरान की तैयार हैं, क्योंकि ये मुश्किल वक्त जो है ये ईरान के साथ नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, ये ईरान के ऊपर नहीं हुआ, ये सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है, ये कतर के ऊपर हुआ है, ये यूएई के ऊपर हमला हुआ है। ये इन सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस हमले की हम ये ना सोचें कि हमने उनकी हेल्प किस तरीके से करनी है, हमने उनका साथ किस तरीके से देना है। हमें ये चाहिए कि इसराइल को भरपूर जवाब देना चाहिए, सफारती महाज के ऊपर भी, यूएनए में भी, ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए। ओआईसी का इजलास जो जीआर बलोच साहब कह रहे हैं वो अभी तक जो है कम से कम पाकिस्तान तो समझता है, जीआर बलोच साहब जैसे लोग, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इवन के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मगर मैं वही सवाल उठा रहा हूँ जिनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आयद होती है, सऊदी अरब हो गया, दीगर ममालिक जो ओआईसी में बैठे हुए हैं। सर वो है ओआईसी क्यों नहीं कॉल कर रहे, वजह क्या है? इतनी सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, उसके बावजूद ओआईसी कॉल नहीं हो रही, तो उसकी कुछ कारण होंगे, कोई वजूहत होंगी? आफ्ताब साहब, बड़ी तल्ख बात तो ये है कि ओआईसी जो है ये सारी अमेरिका के आगे इन्होंने घुटने टेके हुए हैं। हकीकत ये है, इनको चाहिए, आप देखें जब मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त ट्रंप जो है वो पूरे खलीज के अंदर जो था वो कभी सऊदीया, यूएई, कतर जा रहा था। किस लिए जा रहा था? ये सारी चीजें उनको पहले पता था, ये वो सारी तैयारी कर रहे थे। तो बात यह है कि ये अब एज ए मुसलमान पूरे दुनिया के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो टेक्नोलॉजी है। आप उस तरफ जाएं, अगर आपने दुनिया के अंदर दुनिया का मुकाबला अगर करना है तो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, अपनी दफा को मजबूत करें। जिस तरीके से आप देखें पाकिस्तान की दफा क्यों मजबूत हुई है? पाकिस्तान की दफा सिर्फ एक, अल्लाह ताला ने एक कश्मीर का इशू दिया है हमें तो हमारी दफा मजबूत हुई है। तो ये पूरी दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये यहाँ पे अमेरिका की, यूरोप की, दूसरे जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं उनकी ये जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो रही, इसराइल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। मियां साहब, ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। मैं बुलंद खान जुनेजो साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बुलंद खान जुनेजो साहब, जो जीआर बलोच साहब ने जिक्र किया, बड़े नाम लिए, लीबिया का लिया, कर्नल कज़ाफी की बात की, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की। लीडरशिप थी जो डट के बोलती थी और जो अब कहीं नहीं। मगर जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि ओआईसी का इजलास इसीलिए नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि ये ममालिक ओआईसी के जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वेस्ट में इंटरेस्ट है, उनके अमेरिका के साथ इंटरेस्ट है, तो इसी वजह से शायद वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि देखें बड़ा भाई फैसला क्या करता है।
थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ओआईसी का इजलास जो है वो गजा के लिए भी बुलाना चाहिए था। ये गजा की 1 साल के ऊपर जो जंग गई है, ओआईसी का जो रोल है पूरी दुनिया के अंदर, ये एक सवाल पैदा हुआ है। ओआईसी को आज बुलाना चाहिए था गजा के ऊपर भी, और आपको चाहिए ओआईसी का इजलास फौरी बुलाना चाहिए। जुनेजा साहब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए, और बहुत टाइम जो है, दफ़ा जो है ओआईसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए हैं, जैसे अभी मियाँ साहब ने कहा, लेकिन उसके बावजूद ये मौका ऐसा है कि वो खामियां दुरुस्त करने का वक्त है, और ओआईसी को बिल्कुल कॉल करनी चाहिए, अपना इजलास करना चाहिए। जैसे बलोच साहब ने कहा, इस मैटर को थोड़ा और समझने के लिए हमें पहले ये वाज़े करना पड़ेगा कि इजराइल का इस अटैक का मकसद क्या था। अकॉर्डिंग टू इजराइल उनका मकसद ये था कि भाई वो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिमिनिश करें, और दूसरा मकसद है कि वो रजीम चेंज करें, वो जो मौजूदा रजीम है खामेनेई, आयतुल्लाह खामेनेई की, उसको चेंज करें। अनफॉर्चुनेटली ये बात बड़ा समझने वाली बात है कि पाकिस्तान एक इजरायली बैक्ड रजीम को कभी भी अपना नेबर, अपने रीजन में ना तस्वर कर सकता है, और ना ही हम उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो पाकिस्तान के लिए है। बलोच साहब कैन फर्दर टॉक अबाउट दिस। और उसके बाद ज़ाहिर आपने पहले बात की कि अगर पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स खोलेगा ईरानी दोस्तों के लिए, तो भाइयों के लिए, तो अल्लाह न करे कि हम उस तरफ जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। अगर ह्यूमैनिटेरियन एड देनी पड़ी या ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स पे ईरानियन सिविलियंस को एक्सेप्ट करना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें कोई दूसरी राय रखेगा। हम अपने ईरानी भाइयों को हर वक्त, हर हवाले से सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। बुलंद खान, सर बुलंद खान साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। आप समझते हैं कि वाकई जो इस वक्त हुकूमत जो बात कर रही है, यानी कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, के ईरानी भाइयों की हम मदद करेंगे और उनके लिए बॉर्डर खोलेंगे। माजी में भी मियाँ साहब ने कहा, जब हम अफगानियों को इतनी, अभी तक मेरे शहर और आपके शहर कराची के अंदर, मैं समझता हूँ कि मे बी आई एम रॉन्ग, जो मेरे पास फिगर है कि हज़ारों की तादाद में अफगानी आज भी मौजूद हैं, और जबकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कैंपेन भी चलाई गई थी कि जी अफगानी अब वापस जाएं, मगर उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में, इससे ज़्यादा होंगे, मैं हज़ार इसीलिए कह रहा हूँ कि चूँकि अभी मेरे पास कंफर्म फिगर नहीं है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे मौजूद नज़र नहीं गए। तो क्या खदशात होंगे, क्या होंगी चीज़ें? KP, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब ये बर्दाश्त कर सकेगा कि इतने, अल्लाह ना करे कि लाखों की तादाद में अगर ईरानियों को पनाह दें वक्ती तौर पर, तो दे सकते हैं हम लोग? अच्छा मियाँ साहब, यही सवाल आपके सामने सर। देखिए अवतार साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन हमें देनी है। अच्छा, हमने हर सूरत में इस हालात में, जो ईरान के हालात अल्लाह ना करे तक पहुंचे, हम इंशाअल्लाह ताला अपने दरवाजे खोलेंगे हर तरीके से, जो हमारी कैपेसिटी है हम उससे बढ़ के इंशाअल्लाह ईरानियों की मदद करेंगे। और हर लिहाज से ईरान जो है वो हमारा भाई है, हमारा मुसलमान मुल्क है, वो हमारी तो जान भी उनके लिए हाजिर है। हम तो ये कहेंगे, ये छोटी चीजें हैं, हम अपने वसाइल जो है वो महदूद करके उनके ऊपर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये मुश्किल जो ईरान के ऊपर इस वक्त आई है, अल्लाह ताला इसको फौरी खत्म, और ईरान अपनी जो तरक्की की राह पे वो गामजन है और उस पे वो रहे इंशाअल्लाह ताला। हमारी तरफ से, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हमारे साथ इत्तेहादी जमातें हैं, हम सब की यक जुबान है कि हम इंशाअल्लाह ताला ईरानी भाइयों के लिए, ईरान मुल्क के लिए हम हर तरीके से, हर लिहाज से हम तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। और ये इंशाअल्लाह ताला आफताब साहब, ये सवाल जो आप कर रहे हैं, ये वैसे भी हर हमसाया जो है उसका फर्ज है कि मुश्किल वक्त में किसी का साथ देना। और ये कोई हिंदुस्तान नहीं है जो इस तरह की, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, जिम्मेदार मुल्क है,
और अल्लाह के फजलो करम से हम ईरान का भरपूर साथ देंगे और दे भी रहे हैं। बिल्कुल। और हमने तो बकायदा हमने ईरान की हुकूमत से बात की है कि हम हर लिहाज से आपके साथ हैं, और ओपन स्टेटमेंट ये दी हुई है और ये पूरी दुनिया को पता है सर। और इस वक्त ट्रंप जो है वो हमारी तरफ ही देख रहा है और हम उनको कह रहे हैं कि आप लोग बाद आ जाएं, ये सारी चीजें इस जंग से बाहर निकलें, पूरी दुनिया का अमन तबाह ना करें, पूरी दुनिया को सुकून से रहने दें और एक जगह से काम खत्म करते हैं दूसरी तरफ शुरू कर देते हैं। ये इसराइल का पार्ट 2 अब शुरू हुआ है, इसको फौरी खत्म होना चाहिए और भरपूर तरीके से इसराइली को। बलोच साहब हैं हमारे साथ? जी मैं आपके साथ हूं। जी बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं मियां साहब आपकी इजाजत है, बलोच साहब की तरफ। बलोच साहब समझाइएगा, आपकी एक तवील नजर भी है इंटरनेशनल अफेयर्स पर। सर ये आज जो G7 जो समिट था सर, इसमें से ट्रंप का निकल जाना, और फिर मैंने जो इंट्रो में स्टार्ट में कहा था कि जो खबरें आई कि वो फ्रांस के ऊपर भी नाराज हुए, ब्रिटेन के ऊपर भी नाराज हुए। आज उन्होंने जो फ्लैग लगाया हुआ था वो फ्लैग में उसमें कनाडा का भी फ्लैग और अमेरिका का साथ था। खबरें ये भी आई कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि क्योंकि कुछ वक्त पहले जब उन्होंने ओथ लिया था तो ये बात की थी कि जो है ये रियासत बन सकती है कनाडा अमेरिका की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये जहराना मूड है, गुस्से वाला, ये कहाँ तक ले जाएगा दुनिया को सर? वो तो अब G7 में जितने ममालिक हैं उनसे भी लड़ पड़े। Well, I'll not go into the personal what they think or not think. मैं पॉलिसी मैटर की बात कर रहा हूँ कि G7 में ये एक लामहाला और एक लाजम चीज थी कि इस क्राइसिस को जो है वो जरूर डिस्कस किया होगा, इसलिए कि इट इम्पैक्ट्स देयर इकोनॉमी, इट इम्पैक्ट्स देयर पॉलिटिकल पॉलिसीज। 20% ऑफ द ऑयल जो सनती मुल्कों में जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर ये जंग फैलती है तो आप समझते हो कि ईरान या ईरान की सपोर्ट करने वाले लोग किसी के इस ऑयल को वहां से जाने देंगे? नो वे। बिल्कुल। इसी तरह से जो ट्रेड है वेस्ट की तरफ और वेस्ट से आती है वो भी तकरीबन 30-40% जो है यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। तो ये एक बड़ा अहम मसला था जिसमें उन्होंने बातचीत की है और उसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो आपको भी पढ़ा होगा मीडिया में, कि द फ्रेंच प्रेसिडेंट has conveyed a message from the Iranian government to the American government and to Israel indirectly कि वो आपके साथ बातचीत करने को तैयार है। तो डिस्पाइट द फैक्ट के सामने हमें बहुत नाउमीदी नजर आ रही है, बहुत पिलग्रिमेंट किस्म के वो आ रहे हैं बयानात, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसके बावजूद भी हमें उम्मीद है हमें खुदा में, उम्मीद है हमें इंसानियत में, उम्मीद है सबसे बड़ी हमारी ईरानी कौम की हिम्मत में और बहादुरी में। इंशाअल्लाह मुसलमान और पाकिस्तानी और ईरानी इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। बल साहब, मगर ये चाइना के सदर के जो बयान है वो भी बड़ा अहम है कि दुनिया अमेरिका के बगैर आगे बढ़ सकती है, बादशाहत हमेशा बरकरार नहीं रहती। उन्होंने आज बड़े रेफरेंस भी कोट किए हैं दुनिया के कहाँ कहाँ बादशाहत रही और उनका अंत कैसे हुआ। तो आप समझते हैं कि आज अमेरिका के लिए जो चीनी सदर जो बात कर रहे हैं तो वो तनकीद कर रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि आपका तर्ज अमल जो है बादशाहत का वो माजी की तरह। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल है वो हमारी सेंटिमेंट्स को ही जो है वो अपने स्टेटमेंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। मैं जिस तरह कहा कि तारीख आगे चल रही है, तारीख का अपना बयानिया होगा, तारीख का अपना एक वर्डिक्ट होगा। तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हमेशा चाइनीज जो है वो एक फिलोसॉफिकल और एक लॉन्ग टर्म तारीखी लिहाज से बात करते हैं, और चूंकि उनकी तारीख 3000 साल पुरानी उस लिहाज से है कि गवर्न करने की, इंटरनेशनल रिलेशंस को चलाने की, तो इसमें एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है उस दुनिया की जो इस वक्त कोताह नजरी का शिकार है, वो दुनिया जो इग्नोरेंस का शिकार है, वो दुनिया जो तंग नजरी और नफरत का शिकार है मुसलमानों के खिलाफ। कि अभी भी वक्त है अगली आने वाले वक्तों में बेहतरी का सबक दिया जाए, अमन का सबक दिया जाए, इंसानियत का सबक दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी.आर. बलोच साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बुलंद खान जूनियर साहब, अमां जी वॾी महिरबानी। मियाज़िम साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अमां जी वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु सर बुलंद खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, चइनी महिमाननि जी महिरबानी। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में वॾी अहम ॻाल्हि कईसीं, ख़ासि तौर ते अमरीका
अॼु सदर ट्रम्प जी तरफ़ों ॾिनल रद्दअमल ऐं ख़ासि तौर ते ईरान ऐं इसराइल जी जंग जो जेको हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन ते महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो जेको बि थींदो उन में पाकिस्तान हिन वक़्त ताईं महिमान जेके असांजा ॻाल्हि कनि पिया ईरान सां बीठल हूंदो ऐं ईरान जी हर मदद कंदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।